तो उस पंखे को लेकर आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हो, वो आपको बोलेगा कि अगर एल्युमिनियम की करेंगे तो हम इतने रुपए लेंगे, मान लीजिए बोल रहा है हम 50 रुपए लेंगे। बहुत सारी हाईटेक सोसाइटीज भी हैं, जैसे कि नोएडा और गाजियाबाद में यूपी के अंदर पिछले सप्ताह में 29,147 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करी गई। लेकिन कल के दिन मतलब मंगलवार को 29,261 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करी गई और इसके साथ ही जो पिछले सप्ताह का रिकॉर्ड था वो भी टूट गया। इतनी ज्यादा बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर करी जा रही है, उसके बाद भी लोग रोडों पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल कानपुर, इसके अलावा औरैया, इटावा, इवन इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ऐसे शहर जहां पर बहुत सारी हाईटेक सोसाइटीज भी हैं, जैसे कि नोएडा और गाजियाबाद में, वहां पर भी इस तरीके की पावर कट की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। एक समस्या तो इसके सामने यह भी है कि हर साल जो बिजली की आपूर्ति करी जा रही है वो पिछले साल से कहीं ज्यादा हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य भी है एंड इवन जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। जब भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो हमेशा तरह तरह की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर पूरे तरीके से जनसंख्या ही इस चीज की दोषी है। कारण क्या है कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके की ये सारी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार बिजली की कटौती हो रही है, तो उसमें से यह पाया गया कि 25 से 30% केसेस जो हैं वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर यह समस्या क्या है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होती है और यह किस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर काम करती है, ताकि कल आप सभी जब इन सरकारी पदों पर बैठे होंगे अधिकारी बनके तो आप इस तरीके की गलतियां ना करें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार यूपी के अधिकारियों को इस तरीके के निर्देश दे रही है कि लगातार बिजली की आपूर्ति करी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है, आइए उस कारण को समझते हैं इस वीडियो में। हालांकि फिलहाल इसके सामने जो रिपोर्ट आ रही है वो मैंने आपको बताया, घटिया बंच कंडक्टर से बढ़ रही हैं मुसीबतें। जो इस टाइम पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा, उन्होंने इस टाइम पर आरोप यह लगाया है कि भाई इनके पीछे का जो कारण है वो ये है कि 79,996 किलोमीटर में लगे घटिया किस्म के जो बंच कंडक्टर हैं, इनकी गुणवत्ता अच्छी हो तो बिजली चोरी और विद्युत दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन इनका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हर दिन स्थानीय फॉल्ट के मामले में 20 से 25% के केस बंच कंडक्टर के देखने को मिल रहे हैं। ये बंच कंडक्टर है क्या जिसकी वजह से लगातार जगह जगह पर फॉल्ट हो रहे हैं, हमें यह समझना होगा। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है, ये जो आपको पूरा कैबिन दिखाई दे रहा है यही है ट्रांसफार्मर। इसके अंदर ये इस तरीके से ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है, मतलब तेल भरा हुआ है, वही यहां पर लिखा हुआ है, इसी को ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं। वाइंडिंग का मतलब होता है बांधना। क्या होता है? बांधना। अब देखो मेन खेल यहां पर क्या है, ये जो आपको नीले कलर की कॉइल्स दिखाई दे रही हैं, इन कॉइल्स को तारों से बांधा जाता है। अब दो तरीके के तार होते हैं जिनसे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग करी जाती है, इस चीज को समझना। मेन मुद्दा यहीं पर है, इसी की वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो एक तार होते हैं जो कि कॉपर वायर होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं एल्युमिनियम के तार। अब ट्रांसफार्मर्स की वाइंडिंग में दो तरीके की वाइंडिंग करी जाती है, या तो कॉपर के तारों से वाइंडिंग करी जाएगी या तो एल्युमिनियम के तारों से करी जाएगी। मैं आपको समझा दूं, कॉपर के वायर जब ट्रांसफार्मर में लगते हैं तो वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम वायर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कॉपर के वायर होते हैं इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ये कम होती है। क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो एल्युमिनियम के वायर होते हैं इनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो बिजली का प्रवाह है ये कम कर पाता है। एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, और कॉपर की रेजिस्टेंस क्या है? कम है। यहां पर जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इस वजह से ये बिजली का प्रवाह कम कर पाएगा सेम लेवल पर इस कॉइल में। लेकिन जो कॉपर वायर है इसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ये लगातार इस कॉइल्स में जो करंट पावर है उसको ज्यादा अत्यधिक अच्छे तरीके से प्रवाह कर पाएगा। पहला कारण ये है। अब दूसरी चीज, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये हीट ज्यादा पैदा करता है। कौन? एल्युमिनियम वायर। और जब ये हीट ज्यादा पैदा करेगा तो ये जो तार में आपको वाइंडिंग दिखाई दे रही है ना, एक तो प्राइमरी टर्मल ब्रशिंग के लिए है। देखो यहां पर है क्या
कि ये वाली जो वाइंडिंग है, ये इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, ये आगे जाके आपकी इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ जाती है और यही इलेक्ट्रिक लाइन आपके घर तक जा रही है और बिजली देने का काम करती है। दूसरी वाइंडिंग जो होती है, ये लाइन का लोड लेने के लिए होती है कि जितना भी लोड इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आएगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएट होगा तो ये लोड ले जाएगी, क्लियर। लेकिन अत्यधिक अगर लोड हो जाएगा तो यही क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। सेम यहां पर समझते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो हीट है वो यहां पर ज्यादा जनरेट होती है। अब देखो यहां पर हीट को कंट्रोल करने के लिए साइड में कॉइल भी लगाई हुई है, जिसको बोलते हैं हीट डेसिपेशन प्लेट्स, ये दोनों तरफ लगी हुई हैं। लेकिन एक लिमिट तक ही ये हीट को मेंटेन कर सकते हैं, हर एक चीज की लिमिट है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हीट जब बहुत ज्यादा जनरेट होती है तो यहां पर एल्यूमिनियम के केस में स्पार्क होता है, और स्पार्क ज्यादा होने की वजह से कई बार ट्रांसफार्मर का जो फ्यूज है वो डिसेबल हो जाता है, या आप बोल सकते हो फुस हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और लोग रोडों पर आ जाते हैं कि हां भाई हम पैसा तो पूरा दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। कि आपके घर का कभी कभी मान लीजिए पंखा जब खराब हो जाता है तो उस पंखे को लेकर आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हो, तो वो आपसे ये पूछता है कि आप ये बताओ कि इसमें हम वाइंडिंग किसकी करें, कूपर की करें या एल्युमिनियम की करें। अब आम लोगों को ये पता नहीं होता है, वो आपको बोलेगा कि अगर एल्युमिनियम की करेंगे तो हम इतने रुपए लेंगे, मान लीजिए बोल रहा है हम 50 रुपए लेंगे, और बोलेगा कि अगर हम कूपर की वाइंडिंग करेंगे तो हम 80 रुपए लेंगे। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि भैया सस्ती वाली कर दो। अब वो एल्युमिनियम की वाइंडिंग जब कर देता है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये पावर कम जनरेट कर पाता है। अब मान लीजिए आपका जो पंखा है वो आपको 1200 आरपीएम पर घुमाना है, ठीक है, तो एल्युमिनियम वाली अगर वाइंडिंग लगी होगी आपके पंखे में तो इसको ज्यादा वोल्ट लेगा ये। मतलब मान लो कि आपके पंखे में 220 वोल्ट जा रहा है करंट, तो इस केस में एल्युमिनियम के केस में ये 250 वोल्ट तक खींच लेगा। लेकिन यही अगर आपने कूपर वायर लगाया है या कूपर की वाइंडिंग लगाई है तो 1200 आरपीएम में पंखा को घुमाने के लिए 220 वोल्ट का ही आपको करंट लेना पड़ेगा। ये एक अंतर हो जाता है सीधा सा। तो इसका मतलब यह है कि कॉपर वाइंडिंग इसीलिए हमें महंगी भी पड़ती है क्योंकि कॉपर की कॉस्ट ज्यादा है और एल्युमिनियम की कॉस्ट कम है। लेकिन जो कॉपर वाइंडिंग होती है उसमें जो हीट होती है वो कम जनरेट होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी कम है और इसमें जो करंट का प्रसारण है वो भी बहुत अच्छे से हो पाता है। अब यहां पर यह आरोप भी लगाया गया है इसीलिए कि दूसरी तरफ जिन स्थानों पर पुराने बंच कंडक्टर लगे हुए हैं वहां इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं। मतलब कहने का यह है कि जो पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जहां पर पुराने बंच कंडक्टर हैं वो जो बंच हैं वो कूपर के ही लगे हुए हैं, इसी वजह से वहां इस तरीके की समस्याएं नहीं हो रही हैं। लेकिन जो नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वहां पर इस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है क्योंकि इन ट्रांसफार्मर को कम कॉस्ट की वजह से खरीदा गया है शायद, जिसकी वजह से एल्युमिनियम वाइंडिंग की वजह से ये ट्रांसफार्मर लगातार फ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, हीट ज्यादा जनरेट होती है एल्युमिनियम की वजह से और ये ट्रांसफार्मर फ्यूज हो जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि आज के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे जाते हैं वहां पर अगर आप मोटर खरीदने भी जाते हैं, मान लीजिए आप सबमर्सिबल की भी मोटर खरीदने जा रहे हो उसमें भी वाइंडिंग होती है, आप पंखा खरीदने जा रहे हो उसमें भी वाइंडिंग होती है, ठीक है, आप कूलर खरीदने जा रहे हो उसमें भी मोटर में वाइंडिंग होती है। तो आज के बाद आप ये पूछना मत भूलना कि इसके अंदर वाइंडिंग किसकी है, कूपर की वाइंडिंग है या एल्युमिनियम की वाइंडिंग है। थोड़ा पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन कूपर की वाइंडिंग जब होगी तो वही आपका बिजली की खपत कम हो जाएगी, दूसरी तरफ से आपका पैसा भी बचाएगा और आप कम परेशान भी होंगे। लेकिन जो एल्युमिनियम की वाइंडिंग है इसको लोग कम पैसे की वजह से खरीद तो लेते हैं लेकिन यह बिजली का प्रसारण ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से नहीं कर पाता है और हीट होकर बाद में फ्यूज हो जाता है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप इस साल एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम को आप इस बार देने जा रहे हैं तो जीएस जीके में अगर आप परेशान हैं तो आप मेरा फाउंडेशन बैच जीएस जीके का एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेस कर सकते हैं। इस बैच में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और साथ में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स। इस तरीके का जीएस का फाउंडेशन बैच आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जहां पर एक ही जगह पे सब कुछ आपका जीएस का कवर हो जाता है। मैं आपको इस बैच की मदद से प्रॉमिस करता हूं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे किसी भी वनडे एग्जाम में, 70% से अत्यधिक आप कर पाएंगे अगर आप मेहनत से इस पूरे बैच को कवर कर लेते हैं। तो 30% का ऑफ भी चल रहा है जो कि आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप स्टैटिक जीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं मेरी स्टैटिक जीके की इस बुक को, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाउंडेशन बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।